करुणा फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर शोभा का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच शोभा से अब कम चला फिरा जाता था, तो उसने करण का काम भी करुणा पर टाल दिया। करुणा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू करण का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। करण ये सब नहीं कर पाएंगे। करुणा ने कहा, शोभा तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। शोभा को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन शोभा ने करुणा से कहा, करुणा तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा, आखिर तेरा हिस्सा है। करुणा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, ताऊ ताई सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो ताऊ ने हड़प लिया होगा। शोभा ने कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहां, और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। करुणा ने कहा, नहीं शोभा, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। यह कहकर करुणा की आंखों में आंसू आ गए। शोभा ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल, अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद करुणा शोभा को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटाकर वह फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। करण जब शोभा के पास आया तो शोभा ने कहा, करण, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ है। करण बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। शोभा बोली, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। करण बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे सिर्फ कोर्ट में जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए करुणा को मना लो बस। शोभा ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। शोभा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। शोभा बोली, करुणा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर शोभा को हॉस्पिटल ले गए। करण और करुणा दोनों हॉस्पिटल में शोभा के साथ थे। शोभा को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 2 बजे शोभा ने एक बेटे को जन्म दिया। करुणा और करण बहुत खुश हुए। तभी करुणा ने करण से कहा, जीजाजी, शोभा ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। यह सुनकर करण ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी शोभा अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। करण करुणा को लेकर घर आ जाता है। करुणा शोभा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी से बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी करण वहां आ जाता है। करण उससे कहता है, करुणा, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह कहकर वह करुणा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन करण उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी करुणा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। करुणा कहती है, कमीनों, तुम सब एक जैसे हो जानवर। मेरे देवर और तुझ में कोई फर्क नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? करुणा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। करण उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। तभी डोरबेल बजती है। करण घबरा कर गेट की ओर जाता है। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब, जल्दी चलिए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गया। यह सुनकर करण घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नजर करुणा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी शोभा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई।
करुणा शोभा के घर से बाहर निकली। बाहर अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहां शोभा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। यह सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया। करुणा ने सोचा शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाह रही थी। नफरत हो गई थी उसे। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और दूसरी ओर मुड़ गए। कुछ पैसे थे उसके पास, एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वह उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में, क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया था। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी सुबह उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। करुणा ने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया। करुणा ने नाश्ता किया, उसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्दी कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है, आगे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया। खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिल आए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वह किस मुंह से उससे बात करेगी, कैसे उसके पति का इल्जाम लगाएगी। उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वह अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा ने मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट तो नहीं है। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है, सुबोध को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फोन मिलाया। सुबोध, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुबोध बहुत खुश हुआ। बोलो। करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है। करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और शोभा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, न ही इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुबोध बोला, करुणा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यह बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं न कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सुबोध तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दो, और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो। बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वह किसी से यह राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फोन आया, करुणा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है,
तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो, मैंने उन्हें सब बता दिया है। क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हाँ बोल दिया और वह तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुंच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। वह सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी। सुबोध भी उसके साथ था। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया। करुणा को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। करुणा बहुत खुश थी। इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। सुबोध बोला, करुणा मैं जानता हूँ तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो। तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं। वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सर हिलाया। सुबोध से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फोन आया। उसने बताया, एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। करुणा ने बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा। मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ। मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। करुणा अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुंच जाती है। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वह फ्लैट में पहुंच गया। सुबोध बोला, करुणा जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। करुणा बोली, सुबोध तुमने मेरे लिए जो किया है वह बहुत है, यह भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था। दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। करुणा हॉस्पिटल में अपने काम में लग जाती है। काम तो वह पहले से ही जानती थी। सुबोध ने पूरे स्टाफ से करुणा को मिलवा दिया। करुणा के बारे में जानकर सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। करुणा अपने काम में लग गई। दूसरी ओर जब शोभा को पता लगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह बेहोश हो गई। बहुत मुश्किल से उसे होश आया। होश में आने के बाद वह रोने लगी। शोभा ने नर्स से पूछा, जरा करुणा को भेज देना, वह दुखाई नहीं दे रही। नर्स ने बोला, जी वो तो आज हॉस्पिटल आई ही नहीं। यह सुनकर शोभा को कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी बात हो गई और करुणा का कुछ अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर वह कहाँ जा सकती है? शोभा ने तुरंत करण को फोन किया। करण, करुणा कहाँ है? शोभा की बात सुनकर करण घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, शोभा करुणा घर पर होगी, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो, मैं देखता हूँ। शोभा को किसी तरह टालकर करण ने फिलहाल चैन की सांस ली। शोभा अपने बच्चे के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। करण उसके पास बैठा था। वह करण से लिपट कर रो रही थी और बार बार करुणा के बारे में पूछ रही थी, लेकिन करण के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। शाम होने को आई थी। शोभा को पता था कि करुणा उसके लिए खाना बनाकर लाएगी। हर दिन वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन रात तक इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो शोभा को कुछ शक हुआ। शोभा ने वार्ड बॉय को घर भेजा करुणा को बुलाने के लिए, लेकिन उसने आकर बताया कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। शोभा ने उसी वार्ड बॉय से करण को बुलाने के लिए कहा। करण के आने पर शोभा ने उससे पूछा, तुमने तो कहा था करुणा घर पर है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ है। करण ने सफाई देते हुए कहा, हाँ शोभा, मैं दोपहर को घर गया था करुणा को देखने, लेकिन वहां के चौकीदार ने बताया कि करुणा कहीं चली गई है और चाबी उसे दे गई है। करण ने बहुत सफाई से झूठ बोल दिया। करण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूँ कि वह कहाँ गई। शोभा बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा। वह रात भर सोचती रही। सुबह वह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह करुणा के कमरे में गई। वहां उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब करुणा घर छोड़कर चली गई। शोभा ने करण से पूछा, करण सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? यह सुनकर करण सकपका गया, लेकिन उसने झूठ बोला। शोभा, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शोभा सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे करुणा पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर करुणा जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। शोभा के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वह कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था। वह बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, उसके बाद सोफा के घर में रहना और आज यहाँ अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा सुबोध का फोन था।
करुणा ने फोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ, लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। यह सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। सुबोध अंदर आते हुए बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूँ, चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? करुणा बोली, नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ न कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है, मैं भी अकेले रहता हूँ तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूँ। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध ने खाना टेबल पे रखा, करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है, एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी जरूरी सामान हो खरीद लेंगे, कल तुम अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा को एहसास हुआ कि सुबोध कितना अच्छा इंसान है, मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसे हर आदमी में एक जानवर नजर आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहता था। करुणा भी अब अपनी पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। वह सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। करुणा धीरे धीरे यह भी भूल गई थी कि शोभा भी इसी शहर में रह रही है। करुणा को काम करते करते काफी समय हो गया था। वह बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी, एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज से मन भर गया था। दूसरा, वह यह सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना शोभा से ना हो जाए। शोभा के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वह शोभा से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने करण की सच्चाई शोभा को बताई तो शोभा की गृहस्थी खराब हो जाएगी। वह ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी, इसलिए उसका मन कहीं जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन करुणा जानती थी कि शोभा भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। यह सुनकर सुबोध बोला, करुणा, वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम शोभा का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वहां हॉस्पिटल छोड़ दिया? करुणा जिस सवाल से बचना चाह रही थी वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। करुणा ने कहा, सुबोध, वैसे तो मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में कभी भी जाहिर नहीं करोगे। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, ये राज मरते दम तक मेरे जुबां पर नहीं आएगा। करुणा ने अपने ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वह सर झुकाकर बता रही थी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थी। सुबोध बोला, करुणा, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। करुणा ने सुबोध से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ जिससे शोभा कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए कहीं बात करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वह शोभा से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है, मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने, वैसे भी पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी, तुमने मुझे बचा लिया। सुबोध बोला, करुणा, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है जिनमें से कहीं न कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहोगी? यह सुनकर करुणा कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, सुबोध, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, वहां भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह सुनकर सुबोध हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
सुबोध चुप रह गया। सुबोध मन ही मन करुणा को चाहने लगा था, लेकिन यह बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब करुणा नए शहर में जा रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है, मैंने बात कर ली है, बस तुम मिल आओ। नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुणा बहुत खुश होती है। सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ सब इंतजाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। यह सुनकर सुबोध ने कहा, यह सब कहने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था, मैं भी साथ चलूंगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वही रहने की जगह ढूंढ लेंगे। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। क्या बात है सुबोध, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? सुबोध ने कहा, करुणा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। करुणा ने पूछा, क्या बात है सुबोध, बोलो, हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो? सुबोध ने डरते डरते कहा, करुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जानने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवाक होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। यह देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था, मेरे से गलती हो गई, आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, बस मुझे एक बार माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है, बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे जिंदगी गुजारने के लिए पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा, तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, चलो अब मैं चलता हूँ, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो सुबोध वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। वह गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। यह सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वह सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया, वह जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा वहीं पासी में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वह सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सुबोध उसके सामने आया। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी, फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वह सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। यह सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। सुबोध यह सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? करुणा ने कहा, नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूँ। सुबोध बोला, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा।
फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, करुणा मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो अब जिंदा नहीं रहे। जब वे थे तो मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा बोली, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंचा गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज सुबह उसके साथ होती, लेकिन फिर उसने सोचा किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई उसे पता भी नहीं लगा। करुणा अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फोन आया। करुणा ने बालकनी से नीचे देखा। सुबोध उसका इंतजार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? सुबोध कहता है, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है। मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच? मैं तो यही सोचकर परेशान थी कि मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी। सुबोध बोला, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वह जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वह सुबोध के साथ जिंदगी जीना चाहती है। 2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ इसी सप्ताह हम यही शादी कर लें। उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह। करुणा कहती है, सुबोध इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को यह उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों ने शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा,
अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं नई जगह पर फ्लैट देखने। 4 दिन बाद हमें वहाँ ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वह उन्हें कई फ्लैट दिखाता है, जिनमें से एक उन्हें पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर ज्वाइन कर लिया। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहां नहीं था। वह सुबोध का इंतजार करने लगी। सुबोध को फोन किया तो उसने कहा, कुछ काम है, थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुबोध ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था, ये देखो। यह कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने देखा तो वह एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। करुणा ने कहा, सुबोध इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहन कर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध के सामने आती है। सुबोध उसे देखता ही रह जाता है। करुणा ज्वेलरी उतार कर बोलती है, सुबोध मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई। इसे घर पर रखना ठीक नहीं है, हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे, अभी यहीं संभाल कर रख दो। यह सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायत थी वह अब दूर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो? यह सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में ज्यादा काम है, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन भी सुबोध काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता रहने लगी थी। एक दिन वह शाम के समय सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। करुणा ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया। फिर उसने पूछा, मैडम आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा है, मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर से घर आते हैं। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स हैं, हमारे पास शिफ्ट में काम होता है, ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता। यह सुनकर करुणा का दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है, वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़-बुन में वह घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध आ जाता है। करुणा उससे पूछती है तो वह वहीं हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहां तो कोई ओवर टाइम नहीं होता, फिर तुम देर रात तक कहाँ रहते हो? सुबोध यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नहीं आई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जागकर यही सब सोचती रहती है। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते हैं। अब न सुबोध उससे ज्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार बदल क्यों गया है। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा का मन हॉस्पिटल में जाने का नहीं था, वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम की थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, सुबोध का कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सदमे में आ गई थी। यह चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल, और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गाँव नहीं आए, दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। करुणा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी थी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। वह यही सब सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसा लिया, अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला किया।
वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है, न सुबोध ने जो दी थी वह। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर यह चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। करुणा ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली और यह शहर छोड़ दिया। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। वह जहाँ भी रहे खुश रहे। सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा डर गई। यह करुणा की फोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह फोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहां के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की पहचान करने के लिए चलने को कहा। शोभा ने वहां जाकर देखा, लाश करुणा की ही थी। वह करुणा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि करुणा के हाथ में पॉलीथीन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। उसमें लिखा था, शोभा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में करुणा ने लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। इस कहानी के पहला, दूसरा और तीसरे भाग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।